गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आनुवंशिक कोड, आनुवंशिक सूचनाएं। इस प्रकार से mRNA बनाता है। जेनेटिक कोड वो क्या होते हैं? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि प्रत्येक जीव या कोशिका जो होती है वो विशेष प्रकार के प्रोटीन बनाने के लिए एक कोडोन तैयार करती है। इसको mRNA के द्वारा भेजा जाता है। ये प्रोटीन जो है वो कोशिका खुद नहीं बनाती, DNA ही निर्धारित करता है कि कौन सी प्रोटीन बनानी है। और डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो विशेष प्रकार के कोडोन को साइटोप्लाज्म के अंदर या कोशिका द्रव्य के अंदर भेज देते हैं और उसी कोड के अनुसार विशिष्ट जो क्रम होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, उन्हीं क्रम के अनुसार जो होती है वो प्रोटीन सिंथेसिस होती है, प्रोटीन निर्माण होता है। और इन्हीं कोड युक्त सूचनाओं को हम बोलते हैं आनुवंशिक कोड। ये जानकारी जो होती है वो प्रोटीन बनाने के लिए mRNA के रूप में कोशिका में भेजी जाती है, कोशिका द्रव्य में भेजी जाती है और डीएनए उनको कोड करता है। तो mRNA क्या रखता है? एक विशेष प्रकार के न्यूक्लियोटाइडों का क्रम होता है, जो आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि डीएनए ने क्या किया, पहले ट्रांसक्रिप्शन किया, ट्रांसक्रिप्शन करके उस पर आरएनए पॉलीमरेज ने रिएक्शन किया और एक mRNA का एक कोडोन तैयार किया। और इन कोडोन को हम बोलते हैं आनुवंशिक कोडोन। प्रत्येक कोडोन जो होता है या प्रत्येक कोड जो होता है वो किसी एक विशेष अमीनो अम्ल को कोड करता है। और अमीनो अम्ल को पहचानने के लिए, क्योंकि अमीनो अम्ल जो होते हैं वो आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, तो किस अमीनो अम्ल से प्रोटीन का सिंथेसिस होना है ये निर्धारित करने का काम कौन करता है? डीएनए करता है। और डीएनए उन प्रोटीन को बनाने की सूचना mRNA के रूप में साइटोप्लाज्म में भेज देता है। और साइटोप्लाज्म में भेजने के बाद वो ट्रांसलेशन प्रोसेस के द्वारा प्रोटीन की फॉर्मेशन करती है, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे केवल आनुवंशिक सूचनाएं या आनुवंशिक कोड क्या होते हैं, किस प्रकार ये सूचनाएं निर्धारित की जाती हैं। तो एक सेल जो होती है, कोशिका जो होती है, उसमें लगभग 20 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर या कोई भी लिविंग थिंग होगी उसके अंदर लगभग 20 प्रकार के अमीनो एसिड होंगे, जो अपने क्रम को जोड़कर उसमें प्रोटीन की फॉर्मेशन करेंगे। अब एक प्रोटीन के अंदर 5 अमीनो अम्ल भी हो सकते हैं, 50 अमीनो अम्ल भी हो सकते हैं, 100 अमीनो अम्ल भी हो सकते हैं, 1000 या 1000 अमीनो अम्ल भी हो सकते हैं। मतलब कि वो प्रोटीन की स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार की प्रोटीन बना रहे हैं और वो प्रोटीन कितने पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है। तो हमारी बॉडी के अंदर केवल 20 ही प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, जो आपस में कॉम्बिनेशन के द्वारा, कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे? जो mRNA बनेगा, mRNA जो आएगा उसको वो निर्धारित करेगा कि ये अमीनो अम्ल जो है वो मिलकर क्या बनाए, एक प्रोटीन की फॉर्मेशन कर लें। तो मेनली क्या होता है, एक mRNA के पास 3 नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और यूरेसिल। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। और आरएनए में जैसे कि मैंने बताया कि थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होती है, तो ऑटोमेटिक वो रिप्लेस हो जाती है। अब कोई भी जो डीएनए है जब mRNA बनाता है तो वो इन चारों नाइट्रोजन बेस, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और यूरेसिल के बेस पे कोडोन तैयार करता है और उस कोडोन को कोशिका द्रव्य में भेज जाता है। अब एक अमीनो अम्ल जो जेनेटिक कोड होता है, जिस अमीनो अम्ल को कोड किया जाता है, वो अमीनो अम्ल जो है वो ट्रिपलेट कोडोन के रूप में कोड किया जाता है। वो कोडोन जो होता है ट्रिपलेट के रूप में होता है, उसके त्रिक कोड होते हैं, मतलब कि 3 कोड का बना होता है। वो कभी भी सिंगल या डबल कोडोन का नहीं बना होता। इसका रीज़न क्यों है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ दे रखा है कि एक ट्रिपलेट कोडोन के रूप में जेनेटिक कोड की सूचनाएं जो होती है वो निर्धारित होती है। मतलब कि एक अमीनो अम्ल को ट्रिपलेट कोडोन या 3 नाइट्रोजन बेस का कोडोन जो है वो कोड करेगा। क्यों करेगा, इसका रीज़न क्या है, इसके पीछे एक्सपेरिमेंट प्रूफ भी दिए गए हैं, वो हम आगे स्लाइड्स में पढ़ेंगे भी किस प्रकार से दिया गया। जब वो mRNA बन जाता है तो फिर ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है, जिसके अंदर tRNA और rRNA राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस को पूरा करते हैं। तो ये एक जेनेटिक कोड का परिचय है, इंट्रोडक्शन है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि जेनेटिक कोड होते क्या हैं, मतलब कि जेनेटिक कोड के कॉम्बिनेशन किस प्रकार से बने होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एक सेल के अंदर लगभग 20 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जो विशेष प्रकार की प्रोटीन को कोड करते हैं। और कोई भी कोडोन जो होगा वो
नाइट्रोजन बेस का बना होगा, नाइट्रोजन बेस के कॉम्बिनेशन होंगे और ट्रिपलेट कोडॉन के रूप में होंगे जो न्यूक्लियोटाइड के रूप में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है जिसके अंदर 64 ट्रिपलेट कोडॉन है। 64 क्यों है ये, इससे कम क्यों नहीं है, इससे ज़्यादा क्यों नहीं है, वो हम उसको डिस्कस करेंगे आगे। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन किया जाता है, एक mRNA का एक सीक्वेंस बताया गया है। तो एक सेल जो होती है वो लगभग अपने पास 20 ही प्रकार के अमीनो एसिड रखती है और उसको कोड करने के लिए या उसके कोडॉन जो होते हैं वो अमीनो अम्ल को, प्रोटीन को कोड करते हैं। अब एक जेनेटिक कोड जो है, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं दूं आपको अल्फा एमाइलेज का एक एग्जांपल समझाने के लिए कि एक आनुवंशिक सूचनाएं जो होती है किस प्रकार प्रोटीन की फॉर्मेशन करती है। तो जेनेटिक कोड एक अल्फा एमाइलेज जो हमारी बॉडी के अंदर जो स्टार्च के डाइजेशन के लिए या कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए पाया जाता है, उस प्रोटीन, उसके द्वारा जो प्रोटीन या एंजाइम बनते हैं वो एंजाइम जो होते हैं अप्रोक्सीमेटली 497 अमीनो एसिड्स के बने होते हैं। मतलब कि एक सिंपल प्रोटीन जो होती है माइलेज, जो फूड के डाइजेशन में काम में आती है, वो 497 अमीनो एसिड्स का कॉम्बिनेशन होती है। यहाँ आपको बराबर ये कॉम्बिनेशन दिया गया है। तो इस प्रकार से अमीनो एसिड, इस प्रकार के अमीनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन जो होंगे वो एक अमाइलेज को फॉर्मेशन करेंगे और इस सब को बनाने का कोड जो है वो किसके द्वारा दिया जाएगा, mRNA के द्वारा दिया जाएगा। अब यहाँ पर कुछ आपको कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर यदि हम ये एग्जांपल देखें, इस यहाँ पर नीचे कोडॉन दिया हुआ है और ऊपर अमीनो एसिड्स की नाम दिए गए हैं, तो ये लगभग 497 होंगे। नीचे की लाइन में देखो, यहाँ पर ए सी टी ए सी, सी टी टी, जी ए टी, इस प्रकार इसके बराबर जो है वो एक टेबल दी गई है कि इन टेबल्स के अकॉर्डिंग ही वो अमीनो एसिड जो होते हैं वो किसी एक प्रोटीन को कोड करते हैं। और ये सब एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया। ये कोडॉन जो हैं और अमीनो एसिड्स का नाम जो है वो ऐसी हवा में नहीं बनाया गया है। इसके लिए बाकायदा वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया है कि इन इन नाइट्रोजन बेस का कॉम्बिनेशन है वो इस अमीनो एसिड को कोड करता है। फलां अमीनो एसिड को कोड करने के लिए फलां ट्रिपलेट कोडॉन पाया जाता है। तो एक पूरी टेबल दी गई है 64 अमीनो एसिड्स की, जिसके अंदर आपको बराबर मैंने एग्जांपल भी दिया है किस प्रकार एमाइलेज के लिए। इस टेबल को भी आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर इस को भी चेक कर सकते हो। इस तरह से ये 497 टाइप के अमीनो एसिड हैं जो एक एमाइलेज बनाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। ये संख्या किसी दूसरे प्रोटीन या एंजाइम के लिए वो 1000, 2000, 100, 200 कितनी मर्जी हो सकती है कि नेचर, वो डिपेंड करता है कि हमारे प्रोटीन की नेचर कैसी है या प्रोटीन किस प्रकार की बना रहे हैं। तो ये तो था इंट्रोडक्शन कि किस प्रकार एक नाइट्रोजन बेस जो होती है वो ट्रिपलेट कोडॉन के रूप में किसी एक अमीनो अम्ल को कोड कर, किसी प्रोटीन को कोड करती है। अब देखते हैं इसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, इसके गुण क्या हैं जेनेटिक कोड के। जेनेटिक कोड जो होता है वो हमेशा एक लीनियर सीक्वेंस में होता है। मतलब कि वो एक सिंपल सीक्वेंस के द्वारा mRNA के द्वारा ऐसे बन जाएगा, जिस प्रकार से बनेगा। जैसे ट्रिपलेट कोडॉन होंगे जिसके अंदर A C G, इस तरह से U G G, इस तरह से ये कोडॉन जो होंगे वो आगे से आगे लीनियर सीक्वेंस के अंदर चलते चले जाएंगे। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो होगा वो mRNA के रूप में DNA के द्वारा ट्रांसक्रिप्ट किया जाएगा और वही mRNA स्पेसिफिक प्रोटीन को ट्रांसलेट करेगा, उसका अनुवाद करेगा। तो इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो होता है वो अमीनो अम्लों को पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने के लिए कोड किया जाता है। अब प्रिंसिपल क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी के अंदर लगभग 20 अमीनो एसिड पाए जाते हैं जो विशेष प्रकार की प्रोटीन को बनाते हैं और उनको कोड करने के लिए या उनके जो संकेत होते हैं वो 64 संकेतों के रूप में उसको पहचाना जाता है। 64 क्यों है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, किस प्रकार से वो 64 कोडॉन ही क्यों यूज़ किए जाते हैं, वो 16 या 10 या 12 क्यों नहीं है। कोडॉन हमेशा ट्रिपलेट के रूप में होते हैं, ये दूसरा प्रिंसिपल है। और एक कॉम्बिनेशन जो होते हैं वो प्रत्येक 20 प्रकार के प्रोटीन को कोड करने के लिए सफिशिएंट होते हैं। मतलब कि स्पेसिफिक प्रोटीन जो होगी वो इन्हीं 64 अमीनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन होंगे जो 20 अमीनो एसिड्स को अलग अलग कॉम्बिनेशन में जोड़ेगी। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड, मतलब कि आनुवंशिक सूचनाओं के कैरेक्टर क्या क्या हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो है
ट्रिपल नेचर, मतलब कि ये क्या है, ट्रिपल नेचर है, ट्रिपलेट नेचर है, मतलब कि इनके जो करेक्टर होते हैं वो ट्रिपलेट के रूप में होते हैं। मतलब कि 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स को 3 नाइट्रोजन बेस का कॉम्बिनेशन जो है वो क्या करता है, अमीनो एसिड्स को कोड करता है, या इस अमीनो एसिड को mRNA की सूचनाओं के आधार पर आपस में कंबाइन करना है और पॉलीपेप्टाइड चेन बनानी है। और tRNA और rRNA की फंक्शन हम पहले समझ चुके हैं। हम आज सिर्फ जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ेंगे। जेनेटिक कोड किस प्रकार से, या आनुवंशिक सूचनाएं किस प्रकार से प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, या डीएनए किस प्रकार से प्रोटीन के संश्लेषण को कंट्रोल करता है, उनमें ऐसा क्या है कि वो प्रोटीन संश्लेषण होता है mRNA के द्वारा। तो फर्स्ट नेचर है ट्रिपलेट नेचर। अब ट्रिपलेट नेचर क्यों है, यदि हम केवल एक ही अमीनो एसिड्स के कोडोन को यूज़ करेंगे, कुल 4 नाइट्रोजन बेस है, ए सी यू और जी। यदि हम एक ही नाइट्रोजन बेस के कॉम्बिनेशन को यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास, यदि डायग्राम इस टेबल में देखो तो हमारे पास क्या बनेगा, एक ही टाइप की अमीनो एसिड बनेगी, लाइसिन। ट्रिपल ए देखो यहाँ पर ट्रिपल ए दिया हुआ है, लाइसिन। ट्रिपल यू देखो यहाँ पर पॉलीलाइसिन नाम की एक प्रोटीन बनेगी। इस तरह से ट्रिपल यू है, ट्रिपल सी है, प्रोलीन नाम की, पॉलीप्रोलीन नाम की प्रोटीन बनेगी। तो ये वैज्ञानिकों ने ये समझाया कि सिर्फ एक ही कोडोन यदि यूज़ करते हैं तो वो केवल चारों में से एक ही कोडोन यूज़ करेंगे तो केवल एक ही प्रोटीन की निर्माण होगा, हमें डिफरेंट प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाएंगे, अलग अलग प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाएंगे। अब यदि हम 2 कोडोन यूज़ करते हैं, 2 कोडोन यूज़ करते हैं तो उससे केवल 16 प्रकार के अमीनो एसिड्स ही प्रोटीन का निर्माण करेंगे। एक कोडोन यूज़ किया तो एक ही अमीनो एसिड्स काम में आएगा, चाहे कोई भी कोडोन, चारों में से कोई भी कोडोन यूज़ करो तो केवल एक ही अमीनो एसिड्स काम में आएगा, तो प्रॉपर प्रोटीन नहीं बन पाएगी। यदि हम 2 कोडोन को यूज़ करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग सिर्फ बॉडी में हमारे 16 अमीनो एसिड्स ही काम में आएंगे, मतलब कि 4 अमीनो एसिड जो आवश्यक हैं, लेकिन वो किसी भी तरीके से प्रोटीन का निर्माण नहीं करेंगे, तो उससे संबंधित प्रोटीन नहीं बन पाएगी। अब यदि हम 3 ट्रिपलेट कोडोन यूज़ करते हैं, मतलब कि चारों नाइट्रोजन बेस के 3 ट्रिपलेट कोडोन यूज़ करते हैं, तो हमारे पास टोटल 64 कॉम्बिनेशन आ जाते हैं ट्रिपलेट कोडोन के, और 64 कॉम्बिनेशन सफिशिएंट हैं 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स को कोड करने के लिए। क्योंकि 2 कोडोन यूज़ करेंगे तो हमारे पास सिर्फ 16 अमीनो एसिड्स का ही कोडोन हो पाएगा, वो 20 अमीनो एसिड को कोड नहीं कर पाएंगे, और हमारी बॉडी के अंदर 20 अमीनो एसिड पाए जाते हैं जो प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये तो था थ्योरेटिकली, मतलब कि वैज्ञानिकों ने इसको सैद्धांतिक रूप से ये माना कि इस प्रकार से ही कोडोन हो सकते हैं। ट्रिपलेट कोडोन को बताने वाले साइंटिस्ट जो थे वो जॉर्ज गेमोव थे। इन्होंने 1951 के अंदर बताया भी आनुवंशिक सूचनाएं जो होती हैं वो ट्रिपलेट के कोड के रूप में होती है, वो सिंगल या डबल कोडोन के रूप में नहीं होती है। मतलब कि एक नाइट्रोजन बेस के या एक से अधिक नाइट्रोजन बेस के 3 कॉम्बिनेशन काम में आएंगे जो किसी प्रोटीन को बनाने के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि हमारे 20 अमीनो एसिड्स को कोड करने के लिए सिंगल या डबल कोडोन कभी भी काम में नहीं आएंगे। फिर क्रिक ने इसको वेरीफाई किया कि वास्तव में जो जॉर्ज गेमोव है उन्होंने बताया वो सही था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण योगदान है नेरेनबर्ग और मेथाई ने। नेरेनबर्ग और मेथाई ने 1961 में इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया कि ट्रिपलेट कोडोन ही जो होते हैं वो डीएनए के द्वारा बनते हैं, और वो प्रोटीन संश्लेषण के लिए अपने योगदान को बनाते हैं, या वो प्रोटीन संश्लेषण उनके द्वारा होता है और बॉडी में डिफरेंट प्रोटीन बनती है, वो ट्रिपलेट कोडोन के रूप में ही होता है। उसके बाद ये फर्स्ट करेक्टर था भी, आनुवंशिक सूचनाएं जो होती है वो ट्रिपलेट कोडोन के रूप में होती है। एक ही कोडोन जो होता है वो सफिशिएंट नहीं है, 2 नाइट्रोजन बेस कोडोन भी सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि 2 कोडोन होंगे तो 16 अमीनो एसिड्स को ही कोड करेंगे। ट्रिपलेट कोडोन है, इसका मतलब वो 64 अमीनो एसिड्स का कोडोन को कोड करेंगे, तो हमारे पास 64 कॉम्बिनेशन होने चाहिए किसी भी अमीनो एसिड्स को या प्रोटीन को बनाने के लिए, जो विभिन्न 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स को क्या करेगा, वो कोड कर देगा या उनको संकेत दे देगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो कॉन्सेप्ट दिया डीजनरेसी। डीजनरेसी का मतलब होता है अपहासित। अपहासित मतलब कि इसमें एक ट्रिपलेट कोडोन जो होता है एक से अधिक अमीनो अम्लों को कोड कर सकता है, मतलब कि जो एक से ज़्यादा अमीनो अम्लों को एक ट्रिपलेट कोडोन है वो कोड कर सकता है। ये देखो ल्यूसिन UAA UAG, मतलब कि ल्यूसिन को अमीनो एसिड कोड करने वाले कौन हैं, 2 कोडोन है UA और UUG। अपहासित का मतलब ये होता है कि कोई भी जो ट्रिपलेट कोडोन है
जो एक से अधिक अमीनो अम्लों को कोड कर सकता है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल देखो, यहाँ पर यूएजी को यहाँ पर स्टॉप कोडोन के बारे में देखा है। सॉरी, यूएजी और यूए दोनों स्टॉप कोडोन है, मतलब कि ये रोकते हैं। रोकते क्यों हैं अपने बाद में देखेंगे। इस तरह से हम एक कोडोन की बात करें, एयूजी, यहाँ पर देखो एक एयूजी कोडोन दिया हुआ है, इसमें मेथायोनिन और स्टार्ट दो चीज़ दे रखी है। इसका मतलब ये है कि एयूजी एमआरएनए के अंदर यदि किसी इनिशियल पॉइंट के ऊपर है, इसका मतलब वो प्रोटीन संश्लेषण को स्टार्ट करने का कोडोन है, भी यहाँ से प्रोटीन संश्लेषण स्टार्ट करना है। और यदि एयूजी एमआरएनए के अंदर कहीं बीच में कॉम्बिनेशन में दे रखा है, इसका मतलब वो स्टार्ट कोडोन न होकर एक तरह से वो मेथायोनिन अमीनो एसिड को कोडोन करेगा, मतलब कि वो फिर स्टार्ट कोडोन नहीं कहलाएगा। सीधी सी बात यह है कि एमआरएनए के अंदर यदि कोई सूचना, जैसे एमआरएनए है, ये एमआरएनए है, यदि एमआरएनए के अंदर एयूजी यहाँ है, शुरू में दे दिया, इसका मतलब वो कहलाएगा क्या, स्टार्ट कोडोन, ये स्टार्ट कोडोन कहलाएगा। अब यहाँ पर एमआरएनए बन गया, यहाँ पे कुछ कोडोन है, यहाँ पे कुछ कोडोन है, यहाँ पे कुछ कोडोन है, और एयूजी बीच में दे रखा है, तो यहाँ पर वो मेथायोनिन को कोड करेगा, न कि स्टार्ट कोडोन होगा। तो एयूजी यहाँ पर दो तरीके से काम कर रहा है, तो वही है अपहांसिता या डीजनरेसी, मतलब कि ट्रिपल कोड जो होता है वो एक से अधिक अमीनो अम्लों को कोड करता है, मतलब कि वो एक से अधिक अमीनो अम्लों को कोड करता है कि किसी भी तरीके से। इस तरह से हम देख सकते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन इस टेबल में दे रखे हैं कि किस प्रकार से ल्यूसिन है, ल्यूसिन जो है उसको 6 जो कोडोन है वो कोड कर रहे हैं। ल्यूसिन की आपको यहाँ पे चाहिए, प्रोलीन है, इसमें आपको 4 कोडोन जो होते हैं कोड करते हैं। तो धीरे से मतलब कि ये क्या करते हैं, हमारे पास कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा हैं। यदि एक अमीनो एसिड उपलब्ध नहीं है तो उसके स्थान, एक कोडोन यदि उपलब्ध नहीं है, दूसरा कोडोन भी उसके साथ आ रहा है, तो वो उस अमीनो एसिड्स को काम में ले सकता है। और दूसरा, ये उत्परिवर्तन या म्यूटेशन को भी ये थोड़ी बहुत रोक देता है। हम ट्रांसलेशन में समझेंगे किस प्रकार टीआरएनए जो होता है वो अपने तरीके से अमीनो एसिड्स को कोड करता है। तो डीजनरेसी का मतलब यहाँ पर इतना ही है कि एक जो कोडोन है, जो एक अमीनो एसिड्स है, उसको कोड करने के लिए उसके संकेत जो होते हैं वो एक से अधिक होते हैं। इसका रिवर्स भी हो सकता है कि कभी भी एक कोडोन जो है वो 2 अमीनो एसिड्स को कोड नहीं करेगा, मतलब कि वो कभी भी कोई भी कोडोन है वो 2 अमीनो एसिड्स को कोड नहीं करेगा। सॉरी, वो कोई भी कोडोन जो एक से ज़्यादा अमीनो एसिड्स को कोड करता है। फिर हम नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो देखते हैं, इसका कैरेक्टर है नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब ये होता है कि एक ट्रिपलेट कोडोन दूसरे ट्रिपलेट कोडोन के साथ किसी भी तरीके से मिक्स नहीं होता। इसका मतलब यहाँ बराबर डायग्राम में दिख रहा है आपको कि किस प्रकार कोडोन जो होते हैं वो, नॉन ओवरलैपिंग का मतलब ये होता है कि ओवरलैपिंग कोडोन के अंदर ऊपर जो दे रखा है AUU GCU CAG, तो यहाँ पर कभी भी जो कोडोन है वो, ये कोडोन इन तीनों का कॉम्बिनेशन के साथ कभी काम नहीं करेगा। ये कोडोन 3 अलग से काम करेंगे, ये 3 अलग से काम करेंगे, ये 3 अलग से काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि इस U और इस GC का अलग से एक कॉम्बिनेशन तैयार होकर एक नए प्रोटीन या नया अमीनो एसिड को कोड करेगा, ऐसा कभी नहीं। नॉन ओवरलैपिंग कोड का मतलब ये होता है कि एक कोड दूसरे कोड को ओवरलैप नहीं करता। ट्रिपलेट कोडोन है तो उस अमीनो एसिड्स को वो कोड कर देगा, फिर नेक्स्ट ट्रिपलेट कोड दूसरे अमीनो एसिड्स को कोड करेगा। ये नहीं है कि इसमें एक नाइट्रोजन बेस का ये सीक्वेंस इसके साथ कंबाइंड होकर किसी दूसरे अमीनो एसिड्स को कोड करेगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। इसको बोलते हैं नॉन ओवरलैपिंग कोडोन। उसके बाद दे रखा है कोमालेस। कोमालेस का मतलब ये होता है कि जो एमआरएनए जो कोड बनाता है वो कंटिन्यूस बनाता है, उसके बीच में कहीं पर गैप नहीं होता, किसी भी तरीके से उनके बीच में कोमा या कोई भी सिग्नल जो होता है ब्रेक नहीं होता। कोई भी सिंगल कोडोन के बीच में किसी तरह से कोडोन जो ब्रेक नहीं होता, वो लगातार शुरू से लेकर अंत तक लगातार एक सीक्वेंस में चलते जाते हैं। ऐसे कोडोन को हम बोलते हैं कोमालेस, मतलब कि एक इसमें कोई भी न्यूक्लियोटाइड जो होती है वो कहीं पर भी किसी भी तरीके से ब्रेक नहीं होती है, या न्यूक्लियोटाइड की चेन जो होती है वो लगातार बिना किसी ब्रेक के लगातार चलती चली जाती है। उसके बाद है नॉन एम्बिग्विटी, असंदिग्ध कोड। असंदिग्ध कोडोन का मतलब ये होता है कि
एक जो कोडोन है वो हमेशा निश्चित अमीनो अम्लों को ही कोड करता है। एक कोडोन एक निश्चित अमीनो अम्लों को कोड करेगा, दूसरे अमीनो अम्ल को नहीं, मतलब कि असंदिग्धता इसमें बिल्कुल भी नहीं होती है, नॉन एम्बिग्विटी। जैसे यहाँ पर आपको कुछ कोड दिखाई दे रहे हैं, तो वो क्या है, इसका सीधी सी एक लाइन में इसका मतलब ये है कि एक कोडोन एक निश्चित अमीनो अम्ल को ही कोड करेगा, दूसरे किसी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करेगा। वो जैसे यहाँ पर आपको टेबल में दिख रहा है QAA है, वो ल्यूसीन को ही कोड करेगा। UUG वो ल्यूसीन को ही ऐड करेगा, वो किसी दूसरे अमीनो अम्ल को कभी भी कहीं पर भी कोड नहीं करेगा। उससे पहले हमने पढ़ा था कि DNA की जो कोड की संरचना होती है वो डीजेनरेसी होती है। डीजेनरेसी का मतलब ये होता है कि एक अमीनो अम्ल को एक से अधिक कोडोन कोड करते हैं, लेकिन एक कोडोन जो होता है किसी दूसरे अमीनो अम्ल को कभी भी कोड नहीं करेगा। इसका मतलब एक कोडोन हमेशा निश्चित अमीनो अम्लों को कोड करता है। इसका फ़ायदा ये है कि हमें प्रॉपर एक विशेष अमीनो अम्ल ही प्रोटीन बनाने के लिए मिलेगी, वहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि ये किस अमीनो अम्ल को लेकर आना है। तो जो भी आनुवंशिक सूचनाएं हैं वो हमेशा 64 कोडोन के रूप में होती है, और 64 कोडोन में से हमारे पास सिर्फ 61 या 61 कोडोन जो हैं वो एप्लीकेबल होते हैं। यहाँ पर 3 कोडोन जो होते हैं वो किसी भी तरीके से किसी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करते। अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो tRNA पाए जाते हैं, जो सूचनाएं हैं जो tRNA के रूप में पाई जाती है, tRNA जो क्या करते हैं वो अमीनो अम्ल का स्थानांतरण करते हैं, अमीनो अम्ल को राइबोसोम साइट तक लेकर आते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के अनुसार तो ये होना चाहिए कि हमारी सेल के अंदर कुल 61 प्रकार के अमीनो अम्ल होने चाहिए, 61 प्रकार के tRNA होने चाहिए। लेकिन प्रायोगिक रूप से या प्रैक्टिकली रूप से ये बताया गया है कि सभी प्रकार के जो tRNA है वो सेल में मौजूद नहीं होते हैं, मतलब कि सभी 61 प्रकार के जो tRNA है वो सेल में आवश्यक उपस्थित नहीं होते हैं। 61 से कम प्रकार के tRNA जो होते हैं सेल में उपस्थित होते हैं। तो इसका मतलब उसको हम बोलते हैं वोवल कॉन्सेप्ट, वोवल हाइपोथेसिस है। वो भी करेंगे नीति वो आगे पढ़ेंगे हम। BA61 कोडोन किस प्रकार से 61 कोडोन जो होते हैं वो 61 tRNA से कम की संख्या जो होगी वो किस प्रकार से अमीनो अम्लों को कोड करेगी। तो सीधी सी बात ये कि ये हमारी बॉडी के अंदर 20 अमीनो अम्ल एसिड होते हैं, इसको कोड करने के लिए 64 कोडोन पाए जाते हैं। उसमें से तीन कोडोन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, स्टॉप कोडोन बोलते हैं। इसमें आपको UAA और UAG स्टॉप कोडोन है, उसके बराबर यहाँ दे रखा है UGA। तो ये स्टॉप कोडोन है, ये स्टॉप कोडोन है, ये स्टॉप कोडोन आपको दिखाई दे रहे हैं। ये तीन कोडोन जो होते हैं स्टॉप कोडोन होते हैं। तो 61-3 61 कोडोन जो ये होते हैं वो अमीनो एसिड्स के कोडोन के लिए होते हैं, और उनको पहचानने के लिए विशेष प्रकार के tRNA होते हैं। तो नॉन एम्बिग्विटी का मतलब ये है कि यहाँ पर पहले बता चुका हूँ आपको मैं कि नॉन एम्बिग्विटी मतलब एक कोडोन जो होता है हमेशा एक निश्चित अमीनो अम्लों को ही कोड करता है, उससे किसी दूसरे अमीनो अम्ल का कोड कभी भी नहीं करेगा। उसमें से 64 जो कोडोन है उसमें से 61 अमीनो एसिड्स ही किसी को कोड करते हैं। 3 कोडोन ऐसे होते हैं वो किसी भी अमीनो एसिड्स को कोड नहीं करते हैं, उनको हम बोलते हैं स्टॉप कोडोन या नॉन सेंस कोडोन। नॉन सेंस कोडोन मतलब किसी भी तरीके से वो किसी भी अमीनो एसिड्स को संकेत नहीं करते हैं, उनको हम टर्मिनेशन कोडोन भी बोलते हैं, समापन कोडोन भी बोलते हैं, और नॉन सेंस कोडोन भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो करेक्टर है इसका, नेक्स्ट करेक्टर है यूनिवर्सलिटी। यूनिवर्सलिटी का मतलब ये होता है कि यूनिवर्सल होता है। कोई भी सिंगल प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सिंगल सेल हो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, उन सब के अंदर हमेशा ही यही कोडोन काम में आएंगे। ये सब एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो चुका है
कि प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए ये कोड यूनिवर्सल होते हैं। इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर चाहे वो किसी भी टाइप का एनिमल हो, चाहे वो प्रोकैरियोट हो, यूकैरियोट हो, चाहे वो आर्थ्रोपोडा हो, मोलस्का हो, इनवर्टिब्रेट्स हो, वर्टिब्रेट्स हो, उनके अंदर पाए जाने वाले प्रोटीन की स्ट्रक्चर सब में सिमिलर होती है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर और किसी भी तरह के लिविंग थिंग्स के अंदर जो प्रोटीन हैं उसको कोड करने के लिए जो संकेत होते हैं यूनिवर्सल होते हैं, वो सब में एक जैसे पाए जाते हैं। पोलरिटी का मतलब ध्रुवता पाई जाती है। सीधी सी बात है कि mRNA जो बनता है 5 to 3 डायरेक्शन में बनेगा, तो जेनेटिक कोड भी क्या होंगे, वो पोलर होते हैं, ध्रुवीय होते हैं, एक 5 और एक 3N। उसके बाद ओवल हाइपोथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ओवल हाइपोथेसिस ये क्रिक के द्वारा दी गई, क्रिक के द्वारा 1966 के अंदर ये दी गई। जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, ओवल हाइपोथेसिस के अंदर क्या बताया गया, पहले ये बताया गया था कि जो डीएनए है वो एमआरएनए की फॉर्मेशन करेगा, और एमआरएनए की फॉर्मेशन जब होती है तो वो विशेष प्रकार के अमीनो एसिड्स को कोड करता है। अमीनो एसिड्स को कोड करेगा, या उसके संकेत जो हो गया, अमीनो एसिड्स को कोड करने के संकेत एमआरएनए के द्वारा साइटोप्लाज्म में भेज दिए जाएंगे। अब किस अमीनो एसिड्स को प्रोटीन संश्लेषण स्थल तक लेकर आना है वो पहचानता है टीआरएनए। और हमारी बॉडी के अंदर जो कोडोन है वो 64 कॉम्बिनेशन पाए जा सकते हैं जो 20 अमीनो नंबर को कोड करते हैं। लेकिन साइंटिफिक रूप से ये प्रूफ किया जा चुका है कि सभी टीआरएनए 61 जो सभी टीआरएनए नहीं पाए जाते, मतलब कि 61 अमीनो एसिड्स को पहचानने के लिए 61 टीआरएनए नहीं पाए जाते। इसका मतलब उनकी संख्या जो है वो 61 से कम है। तो वोवल ने ये बताया कि वोवल कॉन्सेप्ट के अंदर क्रिक ने बताया वोवल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक टीआरएनए जो होता है वो उसके जो फर्स्ट जो दो कोडॉन होते हैं वो आसानी से पहचाने जा सकते हैं, मतलब कि वो किसी भी तरीके से अमीनो एसिड को पहचान लेते हैं, तो उसको तीसरे कोड को पहचानने की आवश्यकता नहीं होती, तीसरे कोड को उसको रीड करने की आवश्यकता नहीं होती। वो अंडरस्टूड हो जाता है कि हमने इस अमीनो एसिड्स के लिए ये कोडोन आया है, या टीआरएनए अपने आप उस अमीनो एसिड्स को अपने साथ अटैच कर लेगा। जैसे यहाँ पर हम टेबल देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर अपने टेबल देखो कि यहाँ पर UUA और UUG, मतलब कि UUA और UUG दोनों है, इसमें फर्स्ट दो कोडोन सेम हैं, थर्ड कोडोन ए हो या जी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ल्यूसीन अमीनो एसिड्स को ही कोड करेंगे। इस तरह से नीचे के जो कोड दे रखे हैं CUU, CUC, CUA, CUG, तो ये कोडोन जो होते हैं, ये कोडोन में फर्स्ट दो कोडोन तो सेम है, लास्ट कोडोन में कोई भी चारों नाइट्रोजन बेस में कोई एक कोडोन हो सकता है, वो सभी किसको कोड करेंगे, ल्यूसीन को कोड करेंगे। इस तरह से टीआरएनए के लिए काम आसान हो जाता है, उसके लिए ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि फर्स्ट दो कोड वो चेक करता है, फर्स्ट दो कोड चेक करती है अपने आप, वो अपने उस अमीनो एसिड्स को अपने साथ अटैच कर लेता है। थर्ड जो कोडोन है या थर्ड जो नाइट्रोजन बेस का क्रम है उसे वो पहचानने की आवश्यकता नहीं होती। तो इस तरह से फर्स्ट टू पोजीशन तो आसानी से आज पहचान लेते हैं, थर्ड पोजीशन को न भी पहचाने तो भी वो प्रॉपर एक परफेक्ट अमीनो एसिड्स को अपने साथ अटैच कर लेता है। ये कॉन्सेप्ट वोवल कॉन्सेप्ट कहलाता है, वोवल हाइपोथेसिस कहलाता है, और इस कॉन्सेप्ट को देने वाले साइंटिस्ट का नाम था क्रिक। क्रिक ने बताया कि इस प्रकार से ये टीआरएनए की जो है स्ट्रक्चर है, कॉम्बिनेशन है, वो विशेष प्रकार के अमीनो एसिड्स को पहचानती है। जैसे यहाँ डायग्राम में दिखा रखा है, यहाँ पर हमारे पास CUC और CUU दोनों ही ल्यूसीन को कोड करते हैं, तो टीआरएनए वो ल्यूसीन को अपने साथ अटैच करेगा, वो चाहे वो कॉम्बिनेशन किसी प्रकार से हो, वो CU दो कॉम्बिनेशन को पहचान लेगा, और दो कॉम्बिनेशन पहचानने के बाद तीसरे कॉम्बिनेशन को उसको पहचानने की आवश्यकता नहीं, अपने आप वो ल्यूसीन को अपने साथ ही अटैच करेगा। क्योंकि हमारे पास टीआरएनए जो होते हैं 61 नहीं है, 61 टीआरएनए नहीं है हमारे पास, केवल टीआरएनए की संख्या जो 61 से कम होती है। तो अभी तक हमने अनुवांशिक सूचनाएं पढ़ी, अनुवांशिक सूचनाओं के आधार पर किस प्रकार जो सूचनाएं हैं वो एमआरएनए के द्वारा साइटोप्लाज्म में भेजी जाती है, और अनुवांशिक सूचनाओं के आधार पर अमीनो एसिड्स बनते हैं। यहाँ पर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर स्टार्ट कोडोन और स्टॉप कोडोन, स्टार्ट कोडोन को मेथायोनिन बोलते हैं, और स्टॉप कोडोन जो होता है वो UAA और UAG और UGA, तीन स्टॉप कोडोन होते हैं। ये स्टॉप कोडोन क्यों हैं, मतलब कि उनको स्टॉप कोडोन क्यों कहते हैं, इसका सीधा सा रीज़न ये है कि
इन कोड को पहचानने के लिए साइटोप्लाज्म में किसी भी प्रकार का टीआरएनए मौजूद नहीं होता है, लेकिन एक रिलीजिंग फैक्टर उनको पहचानता है कि ये रिलीजिंग फैक्टर है जो रिलीज़ करता है। मतलब कि नेचर ने इसको इस प्रकार से कंबाइंड किया है कि हमारे पास कुछ ऐसे चाबी भी दिया है और ताला भी दिया है कि इसको खोलें कैसे। तो स्टॉप कोडॉन है, प्रोटीन संश्लेषण कब तक हो, तो एमआरएनए के पास वो कोडॉन प्रेजेंट होता है। एमआरएनए के पास यदि अंतिम में जैसे एक एमआरएनए बना, एक एमआरएनए बन गया, यहाँ पर ये AUG ये स्टार्ट कोडॉन है, तो यहाँ से प्रोटीन संश्लेषण स्टार्ट होगा। यहाँ पर कोई भी कॉम्बिनेशन होंगी वो कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास यदि कोडॉन आता है UAA, तो यहाँ पर कोई भी अमीनो एसिड नहीं जुड़े, क्योंकि उसको पहचानने का कोई भी टीआरएनए जो है वो कोशिका में प्रेजेंट नहीं है। UAA मिले, UAG भी हो सकता है और UGA भी हो सकता है। इन तीनों में से कोई भी कोडॉन यहाँ मिलेगा तो एमआरएनए के ऊपर जैसे जैसे चेन बनती चली जाएगी, टीआरएनए यहाँ पर आकर अमीनो एसिड्स को जोड़ता चला जाएगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर UAA, UAG या UGA कोडॉन मिलता है, टीआरएनए वहाँ पर किसी भी अमीनो एसिड्स को अटैच नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास इस प्रकार के एंटी कोडॉन वाला टीआरएनए कोशिका में प्रेजेंट नहीं होता है। एंटी कोडॉन वाला टीआरएनए प्रेजेंट नहीं होता, तो यहाँ पर आकर वो अटैच नहीं होगा तो वो किसी भी टाइप से अमीनो एसिड्स को जोड़ेगा नहीं। और इसके विपरीत क्या होता है, यहाँ पे कुछ रिलीजिंग फैक्टर आरएफ होते हैं जो क्या करते हैं, अमीनो एसिड्स की चेन को बनने के बाद में पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है तो उसको फिर साइटोप्लाज्म में रिलीज़ कर देते हैं, और वो प्रोटीन साइटोप्लाज्म के अंदर विभिन्न कॉम्बिनेशन को या विभिन्न कामों को करने के लिए काम में आती है। तो ये था अनुवांशिक सूचनाएं। अनुवांशिक सूचनाएं जो होती है वो हम समझ चुके हैं किस प्रकार से होता है। अनुवांशिक सूचनाएं के करैक्टर हमने पढ़े, ट्रिप्लेट कोडॉन के रूप में होते हैं, डिजेनरेसी होती है, उसके अंदर अपांसिता पाई जाती है। फिर हमने तीसरा पढ़ा नॉन ओवरलैपिंग होती है, किसी प्रकार से ओवरलैप नहीं होते कोडॉन, कॉमलेस होते हैं। उसके बाद नॉन एम्बिग्युइटी होती है, असंदिग्ध होते हैं, ये हम क्लियर कर चुके हैं। यूनिवर्सलिटी होती है, सभी जीवों के अंदर एक रूपता पाई जाती है, प्रोटीन संश्लेषण की पोलरिटी ध्रुवता पाई जाती है। और वोबल हाइपोथेसिस क्रिक द्वारा दिया गया, जिसके अंदर थर्ड जो कोडॉन है वो किसी भी तरीके से लेस इंपॉर्टेंट होता है, दो कोडॉन के अकॉर्डिंग अपने आप टीआरएनए। इससे प्रोटीन संश्लेषण को बनाने में स्पीड भी आती है, तेज़ी भी आती है, और आसानी से प्रोटीन संश्लेषण हो जाता है, टीआरएनए का काम करना आसान हो जाता है। तो इस टॉपिक में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन, अनुवादकरण, किस प्रकार एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए और आनुवंशिक सूचनाएं जो होती हैं वो प्रोटीन संश्लेषण को आगे बढ़ाती हैं, और प्रोटीन संश्लेषण बॉडी के अंदर होता है, कोई भी लिविंग थिंग के अंदर होगा। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे प्रोटीन संश्लेषण या ट्रांसलेशन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।